डायनेमिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को हमारी डायनेमिक परिवार की तरफ से, उनको और उनके परिवार वालों को डायनेमिक परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से कामना है हमेशा उनके साथ अच्छा कार्य हो और वो हमेशा प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहे। मैं दो लाइनों के माध्यम से उनका नए साल से स्वागत करना चाहूंगा। देखिए, हर साल नया साल आता है, पुराना साल जाता है। कोई सुख के गीत गाता है, कोई दुख का साथ निभाता है। ईश्वर सभी को मिलाए उसकी मंजिल से, जिसके सपने वह दिल में रोज जगाता है, जिसके सपने वह दिल में रोज जगाता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग भी अपनी मंजिल को हमेशा मजबूत बनाने के लिए मेहनत करें कि हम अपने मंजिल को आसानी से पा सके। तो आज के वीडियो में प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं अभी हम सभ्यताओं पर अपनी चर्चा कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में मेसोपोटामिया के बाद आती है मिस्र की सभ्यता। तो ये वीडियो मिस्र की सभ्यता के ऊपर होने वाला है। तो जितने भी नए बच्चे हैं इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार कर लें, क्योंकि इस पर मिलता है टीजीटी, पीजीटी, आर्ट से संबंधित बहुत तथ्यात्मक अंश आपको इसमें देखने को मिलता है। तो आप लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी फॉरवर्ड करें अगर उन्हें अच्छी तैयारी करनी है। तो हम आपसे वादा करते हैं आज के बाद मिस्र की सभ्यता से कोई ऐसा क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा जो आप हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इस तरह से उसको पढ़ाने वाले हैं कि आपके मन में कोई प्रकार का डाउट ना रहे। तो प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्र की सभ्यता पर। तो मिस्र की सभ्यता इस पूरे संसार में उस समय जो प्राचीन सभ्यताएं चलती थी उन 4 सभ्यताओं में से प्रमुख सभ्यता है जो एक समय एक साथ इस पृथ्वी पर चल रही थी। जैसे भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, इराक की मेसोपोटामिया सभ्यता, चीन की चीनी सभ्यता वो जो पीली नदी पर विकसित हुई, और ये मिस्र की नील नदी पर विकसित होने वाली सभ्यता। इन सभ्यताओं में मिस्र का भी एक अहम योगदान है और इस सभ्यता को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ये कला की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट सभ्यता मानी जाती है, तो हम इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग नोट कर लें, हम पहले इसे तथ्यात्मक रूप से देखेंगे, उसके बाद विस्तार रूप से इसके इतिहास पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसको 2 पार्टों में बांट लेते हैं। आज मेन जो तथ्य जहां से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं, फिर अगले पार्ट में हम विस्तार से उसके इतिहास पर भी चर्चा करने वाले हैं, जिससे आपके कोई भी डाउट बचे ना। तो हम यहां पर सबसे पहले आज लिखते हैं मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता। अब ये मिस्र की सभ्यता सभी लोगों को पता है अफ्रीका महाद्वीप की है। कहां? तो यहां पर लिख लें जिससे याद रहे, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में पनपने वाली ये सभ्यता मिस्र की सभ्यता है। अब इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसे कई नामों से जानते हैं। कोई इसे मृत सभ्यता समझता है, कोई मृतकों की सभ्यता समझता है, कोई अंत्योष्ट की सभ्यता समझता है। इसे कई नामों से जाना जाता है, तो हम इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये सभ्यता पनपी कहां थी? तो ये, जैसा कि आप जानते हैं, ये मिस्र की सभ्यता है, तो मिस्र देश में पनपी थी। तो इसको यहां पर लिख देते हैं मिस्र की सभ्यता नील नदी
के तट पर पनपी थी। किस नदी पर? तो इंपॉर्टेंट चीज है नील नदी। इसलिए यहां पर एक तथ्य लिख लीजिए, इसलिए मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। इसलिए मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि ये सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी। तो यहां से ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है। और आप लोगों को एक तथ्य से जुड़ा और बता देते हैं, इतिहास के जनक एक थे, इतिहास के जनक हेरोडोट्स, नाम सुना होगा, हेरोडोट्स महोदय जी ने इसे ना लिखें, जी ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है। देखिए अब ये आपका आ सकता है क्वेश्चन, मिस्र को नील नदी का वरदान किसने कहा है? तो किसने कहा है? इतिहास के जो जनक हैं हेरोडोट्स महोदय, उन्होंने इस मिस्र को नील नदी का वरदान बताया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट तथ्य था, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अब हम इस पे नामों पर चर्चा करते हैं, इसके कितने नाम प्रचलित हैं। तो कोई इसे मिस्र की सभ्यता कहता है, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की कला, नील नदी का उपहार, नील नदी का वरदान, और इसे मृतकों की कला, अमरत्व की कला, अंत्योष्टि की कला, अंतिम संस्कारों की कला। इनमें से कोई नाम प्यारे बच्चों आता है तो आप समझ सकते हैं कि वो कला कौन सी है, मिस्र की कला। इसके कितने नाम दिए गए हैं, इन नामों से आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मिस्र की सभ्यता को कितने नामों से जाना जाता है? या तो मिस्र की सभ्यता आएगा, मिस्र की कला, नील नदी का उपहार, नील नदी का वरदान, मृतकों की कला, अमरत्व की कला, अंत्योष्टि की कला, अंतिम संस्कारों की कला। ये सारे नाम सब मिस्र की सभ्यता से जुड़े हुए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन अगर यहां से पूछे जाए तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये मिस्र की कला की बात कर रहे हैं। इससे क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, वो मिस्र की ही सभ्यता है, ये बिल्कुल दिमाग में बैठा ले। ये सब
आखिर इसे मृतकों की कला, अंत्योष्टि की कला, अंतिम संस्कारों की कला, इन नामों से क्यों जाना जाता है? प्यारे बच्चों, यहाँ की जो सभ्यता है वो प्राचीन अंत्योष्टि पर आधारित है कि यहाँ के लोगों का मानना था कि जो है यहाँ आदमी मरता नहीं है, उसकी आत्मा अलग शरीर में निवास कर जाती है, लेकिन आत्मा अमर है, शरीर भी नष्ट नहीं होता है, शरीर भी मरता नहीं है अगर हम उसे सुरक्षित रखें। मरने के बाद बस शरीर को अगर सुरक्षित रखा जाए तो वह हजारों वर्षों तक चलता रहता है। ये मिस्रवासियों का मानना था और उन्होंने इसको पूरा भी किया। मम्मी जो बनती थी उनके रूप में आप देख सकते हैं, मम्मी के रूप में उन्होंने बहुत दिनों तक शवों को सुरक्षित रखा है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं अगला, यहां से एक पुस्तक प्राप्त होती है, यहां से एक पुस्तक प्राप्त होती है, उसका नाम है पुस्तक प्राप्त होती है, उसे मृतकों की पुस्तक कहा जाता है, उसे मृतकों की पुस्तक, या इंग्लिश में उसे कहते हैं बुक ऑफ डेड, बुक ऑफ डेड कहा जाता है। इस पुस्तक का नाम है मृतकों की पुस्तक। इस पुस्तक विषय पर आधारित ही मिस्र की कला है, ये भी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। इस पुस्तक को पेपिरस वृक्ष की छाल पर लिखा गया है। ये भी चीज ध्यान रखेंगे कि उस पुस्तक को कहां पर लिखा गया है, तो पेपिरस एक पेड़ होता है उसकी छाल पर इसे लिखा गया है, ये चीज भी ध्यान रखेंगे। थोड़ा इसे इरेज करते हैं फिर आगे चर्चा। अब आगे बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने देखा कि पेपिरस वृक्ष की छाल पर उस मृतकों की पुस्तक को लिखा गया है, तो अब लिपि के बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि कौन सी लिपि में लिखा गया था। तो यहां की जो लिपि थी वह पवित्राक्षर थी, पवित्र अक्षर थी। लिपि कौन सी थी? मिस्र की लिपि थी पवित्राक्षर, जिसे अंग्रेजी में होरियोग्लिफिक्स कहा जाता है। ये भी चीज ध्यान रखेंगे। इस लिपि में लगभग 1000 वर्ण प्राप्त होते हैं। और यह वर्ण चित्रों पर आधारित थे।
यहाँ जो वर्ण प्राप्त होते हैं वो कोई अक्षर नहीं थे, अधिकतर वो किसी न किसी चित्र से आधारित थे। जैसे भाला बना दिया, कोई जानवर का चित्र बना दिया, कोई पक्षी का चित्र बना दिया, इससे वो संबंधित थे। तो इसमें लगभग 1000 वर्ण वही जो चित्र थे वो प्राप्त होते हैं। कहीं कहीं इसका जिक्र 700 भी आता है, लेकिन लगभग के आसपास वो 1000 के थे। तो अगर आप में 1000 ना हो तो 700 भी लगा सकते हो। तो लगभग के अंतराल में यही आपको रखना है, 1000 या 700 के आसपास, अगर जो ऑप्शन में होगा, क्योंकि इसकी अधिक पूर्ण जानकारी किसी को नहीं प्राप्त है। जो किताबों के आधार पर बताया जाता है तो कई कई किताबों में 1000 दिया हुआ है, वो कहीं 700 दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से जो देखेंगे, अगर क्वेश्चन आता है तो इसके आसपास ही लगाएंगे अगर होगा कोई ऑप्शन। तो इस लिपि को क्या कहा जाता है? पवित्राक्षर या हेरियोग्लिफिक्स के नाम से जानते हैं। इसमें 1000 वर्ण प्राप्त होते हैं, या इसे चिन्हों पर आधारित लिपि भी कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करिए मिस्र की सभ्यता और किस पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो हम बात करेंगे मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता पिरामिड के लिए प्रसिद्ध है। मिस्र की सभ्यता पिरामिड के लिए प्रसिद्ध है। प्यारे बच्चों, यहाँ के जो पिरामिड प्राप्त होते हैं, इन पिरामिडों के लिए मिस्र की सभ्यता विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध लोग जगह जगह से देखने उन पिरामिड को जाते हैं। तो पिरामिड पर कल प्राचीन जब इतिहास मिस्र का पढ़ेंगे तो उसमें हम पिरामिडों से संबंधित चीजें पढ़ेंगे। आज थोड़ा बहुत पिरामिड संबंधी बता देते हैं। तो पिरामिड को किस लिए बनवाया जाता था? वहां के राजा को दफनाने के लिए। यहाँ पर देखिए जो समाधि उमाद बनती है तो वहां पर ये बनवाए जाते थे पिरामिड। उन्हीं के अंदर उस राजा को, उससे संबंधित चीजों को, उसके कहीं कहीं तो ये जिक्र मिलता है कि उससे सेवक और सेविकाओं को भी साथ में दफना दिया जाता था। मतलब जो राजा का प्रिय चीज होती थी उस राजा के साथ उसे दफना दिया जाता था। तो ये तमाम वहां की कहानियां प्रचलित हैं। लेकिन सेवक सेवकाओं का तो नहीं, लेकिन अंतिम संस्कार में उससे प्रिय चीजों को उसके साथ दफना दिया जाता था। तो हम बात करें इन्हीं पिरामिडों की, तो ये पिरामिड कहां पर है ये भी हम चर्चा करेंगे। किसने बनवाया ये भी चर्चा करेंगे। बहुत सारी चीजों पर हम बात करेंगे। तो लेकिन मिस्र की सभ्यता आज यहाँ पर देख लेंगे, पिरामिडों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। अब मुख्य तत्वों में बात करें, यहाँ के राजा को फराहो कहा जाता था। फराहो कहा जाता था। राजा को क्या कहा जाता था? फराहो या फराह, कुछ भी आ सकता है। तो फराहो या फराह कहा जाता था। और का और बा का संबंध मिस्र का संबंध मिस्र की आत्माओं से है। अगर पूछ ले क्वेश्चन का और बा किससे संबंधित है, तो ये मिस्र से या मिस्र की सभ्यताओं से अगर ऐसे आप सुनाते हैं तो आप बिल्कुल टिक करिएगा। ये मृत आत्माओं में, जो वो मृत आत्माएं वहां थी, जो आदमी मरने के बाद, तो उनका मानना था कि ये का से बा में प्रवेश करती हैं। तो वहां पर का और बा का संबंध जोड़ा जाता है कि मान लेते हैं पहला वाला व्यक्ति क्या है? पहला वाला व्यक्ति ये का है। क्या है? का। और इधर दूसरा जो छोटा बच्चा है जिसमें वो आत्मा प्रवेश करती है वो आ है। तो
ये आत्मा यहां से निकलकर आ में चली जाती है, का से आ में चली जाती है, इसलिए का और बा का संबंध वहां की आत्माओं से जोड़ा जाता है। ये चीज आप लोग दिमाग में बैठा लो। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत थे। का और बा क्या है? तो का और बा, ये बा ही कर लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। का और बा, का और बा, ये ध्यान रखना। का और बा का संबंध किससे है? तो मिस्र की आत्माओं से या मिस्र की सभ्यता से। जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग करेंगे अच्छी तरीके से। एक शब्द प्यारे बच्चों आता है मस्तबा। मस्तबा क्या है? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। मस्तबा किसे कहते हैं? तो प्राचीन इतिहास जब पढ़ेंगे तो जब देखेंगे, जब पत्थरों का प्रयोग नहीं होता था तो लोग, जब आदमी मरता था तो उसके लिए चबूतरे बनवा दिया करता था। क्या बना दिया करता? रेत से ही चबूतरे, मिट्टी के चबूतरे या रेत के चबूतरे। तो वो जो चबूतरे होते थे उनको मस्तबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मस्तबा कहा जाता था। तो आप लिख सकते हो, रेत के बने चबूतरों को मस्तबा कहा जाता है, कहा जाता था। जो रेत से, तब पत्थरों का प्रयोग नहीं होता था, उसके बाद जब पत्थरों का प्रयोग होने लगा तब ये पिरामिड बनने लगे थे। तो ध्यान रखेंगे, पहले रेत के वही चबूतरे समाज के लिए बना देते थे, तो उन्हीं को मस्तबा कहा जाता था। आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि इस लिपि को पढ़ने में सहायता कैसे मिली। जैसे आपने देखा कि यहाँ कौन सी पवित्राक्षर वाली लिपि थी, तो इसको पढ़ने का जो है वो सिलसिला कहां से शुरू हुआ और किसने पढ़ा, सर्वप्रथम किसने पढ़ा, इन सब चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहले तो इस लिपि को पढ़ना बहुत कठिन था, क्योंकि ये चित्रों पर आधारित थी, चित्र को समझना बहुत कठिन था। लेकिन 1799 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में नेपोलियन को तो जानते होंगे, नेपोलियन के मिस्र अभियान के दौरान उसके एक सैनिक अधिकारी को रोजेता शिला प्राप्त हुआ। जिससे मिस्र सभ्यता की लिपि को पढ़ने में सहायता प्राप्त होती है। ये लिपि पढ़ने में कठिन था, लेकिन नेपोलियन जो था उसके मिस्र अभियान के दौरान इसके एक सेनाधिकारी को रोजेता नाम का एक शिला मिलता है, जिस पर कुछ लिपि लिखी होती थी। रोजेता शिला के माध्यम से उस लिपि को जो है पढ़ने में काफी मदद मिली। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि उस लिपि को पढ़ने में किस शिला की मदद मिली, तो वो रोजेता शिला है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, रोजेता शिला। और इसे पढ़ा किसने, इस रोजेता शिला को पढ़ा किसने, तो ये भी लिख लेते हैं। रोजेता शिला को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, ये ध्यान रखेंगे।
सापोलिया और यंग, दो नाम याद रखेंगे, सापोलिया और यंग महोदय ने इसे पढ़ा था। किसने पढ़ा था? सापोलिया और यंग महोदय ने इसे सर्वप्रथम पढ़ा था। किसको? रोजेता शिला को। ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो छोड़ के नहीं याद आएंगे आप लोग। अब बात करेंगे ममी। ममी क्या है? तो जब यहां पर आदमी मर जाता था, उसके बाद उसे बहुत ही अच्छी तरीके से लेप लगा करके, उसे कपड़े में लिपटा करके, उसे एक ताबूत के अंदर रख करके और उन्हीं जो पिरामिड थे उन्हीं के अंदर उन्हें दफनाया जाता था। तो वो जो लाश बढ़िया लेप वेप लगा करके कपड़े में लपेट करके जो बनाई जाती थी, उसे ही ममी कहा गया है। क्या कहा गया है? ममी। तो वहां के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी लाश को सुरक्षित रखने के लिए उनकी ममी बनाई जाती थी और उनको बड़े सम्मान के साथ एक जगह दफनाया जाता था। तो उसे जो वो लेप लगाया जाता था, वो लेप को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोल नाम का एक लेप होता है, ध्यान रखना आप लोग। ममी बनाने के लिए, वो चाहे लिख लो, ममी बनाने के लिए लेप लगाया जाता था। तो उस लेप को नाइट्रोल लेप कहते हैं। उससे क्या होता है? शरीर का जो पानी होता है वो सूख जाता है और शरीर को सड़ने से वो बचाता है लेप। तो उसको कई वर्षों तक आप सुरक्षित रख सकते हो। तो मम्मी तो आप जान गए कि जो शवों को कपड़े में और लेप लगा के जो रखा जाता था उसे मम्मी बोलते थे। अब हम यहां पर बात करेंगे 1837 ईस्वी में मैकुरे एक वहां के शासक थे। मैकुरे की मम्मी प्राप्त होती है 1837 में मैकुरे की मम्मी प्राप्त होती है, लेकिन वह अचानक कहीं गुम हो जाती है। मतलब वो गायब हो जाती है, उसका कोई सुराग नहीं लगता है। अंग्रेजों ने उसे प्राप्त तो किया था लेकिन उस पर कोई शोध नहीं कर पाए, क्योंकि वो अचानक से लापता हो जाती है। तो देखा तो था लेकिन उसे गायब कर दिया गया वहां के स्थानीय लोगों ने या किसी ने, तो उसके बारे में कोई जानकारी अधिक नहीं मिली। उसके बाद 1838 ईस्वी में एक और वहां के शासक हैं खफरे की मम्मी प्राप्त होती है। खफरे एक शासक थे, एक मैकुरे। तो खफरे की मम्मी प्राप्त होती है। इसे इंग्लैंड ले जाते समय अंग्रेजों के द्वारा समुद्र में गिरा दिया गया। मतलब ये समुद्र के रास्ते से इंग्लैंड जा रहे थे उस मम्मी को लिए हुए, समुद्र में लहरें वहरें आई और वो नाव पलट गई, तो वो मम्मी भी उसी में बह गई। तो उस खपरे की मम्मी पर भी शोध नहीं हो सका। उसके बाद जब बात करें 1880 ईस्वी में एक नाम याद रखना है, विलियम मैथ्यू
विलियम मैथ्यू फ्लाइडर्स पैट्री, फ्लाइडर्स या क्लाइडर्स जो भी हो, फ्लाइडर्स या क्लाइडर्स पैट्री, पैट्री महोदय ने सर्वप्रथम पिरामिड के बारे में जानकारी प्रदान की, सर्वप्रथम विलियम मैथ्यू फ्लाइडर्स पैट्री महोदय ने वहां के जो पिरामिड थे उनके बारे में जानकारी देते हैं। कब? 1880 ईस्वी में। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो जब विलियम मैथ्यू फ्लाइडर्स पैट्री ने जो है उन पिरामिडों के बारे में जानकारी दी या खोज की, तो वो 3 थे। कौन कौन से? खुफू, एक खफरे और एक मैकुरे। ये 3 पिरामिडों के बारे में उन्होंने जानकारी दी। और ये तीनों कहां हैं? यह तीनों गीजा में स्थित हैं। गीजा में स्थित हैं। तो इनकी जब जानकारी देते हैं तब इस पर शोध चालू होता है। और कल इनको हम प्राचीन जो है मिस्र की जो इतिहास है उसमें पढ़ेंगे। ये किसके हैं, किसने बनवाया, कितनी इनकी लंबाई चौड़ाई है, सब कुछ इस पर बात करने वाले हैं कल विस्तार से जब पढ़ेंगे इतिहास को कि ये किनके नाम पर हैं, कौन थे, कब बने, सब कुछ इस पर बताया जाएगा। तो ये इतना यहाँ पे ध्यान रखो, ये तीनों गीजा में स्थित हैं और ये सबसे बड़ा है। यह सबसे बड़ा पिरामिड है, ये ध्यान रखो। अब बात करें तो 1922 में लॉर्ड कॉर्नवाल और कार्टर महोदय ने, एक नाम याद रखना है, तुतनखामेन, ये भी एक राजा हुए हैं, कि कब्र को सर्वप्रथम खोला था। ये ध्यान रखेंगे। 1922 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवाल और कार्टर महोदय ने तुतनखामेन जो है थे वहां के राजा, उनकी कब्र को खोला था। ये एक इंपॉर्टेंट तथ्य है। और तुतनखामेन का एक जो है मुखौटा जिसको लगाते थे, सोने का, कीमती पत्थरों का और कीमती जो है ग्लास का बना हुआ मुखौटा वो था। तो वो कहां पर रखा हुआ है? तो ये भी एक तथ्य लिख लीजिए, तुतनखामेन का मुखौटा वर्तमान में इजिप्टियन क्या है? इजिप्टियन संग्रहालय काहिरा, या आगे लिख दो, मिस्र में सुरक्षित है। कहां है? इजिप्टियन संग्रहालय काहिरा या मिस्र, जो भी हो, मिस्र में ही है, ये सुरक्षित है। ठीक है। तुतनखामेन का मुखौटा वर्तमान में ये है वहीं पे। और ये कब बना था? तो शायद 1323 ईस्वी ईसा पूर्व का है। 1323 ईसा पूर्व का है। और ये
54 इंच, 54 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 21 इंच, या तो यह कह सकते हो या ये कह सकते हो। 54 सेंटीमीटर 21 इंच, ये दोनों सेम होते हैं, बराबर माने गए, तो इनको जो है ध्यान रखना। या तो इंच में पूछा जाएगा कि वो मुखौटा कितने इंच का है तो 21, अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 54 सेंटीमीटर का वो मुखौटा है। कहाँ रखा है? इजिप्टियन संग्रहालय काहिरा मिस्र में सुरक्षित है। तो ये भी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। एक तथ्य और देख लेते हैं अगर जगह है तो। कूम अल अहमार, कूम अल अहमार की समाधि पर प्राचीन भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। ये ध्यान रखना है। कोम अल अहमार की समाधि पर प्राचीन भित्ति चित्र या प्राचीन कला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लें। तो आज के पार्ट में इतना ही प्यारे बच्चों। कल सेकंड पार्ट जो इसका आएगा उस पर प्राचीन मिस्र की सभ्यता पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे जबरदस्त टॉपिकों को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।